अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड A.N। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए स्टोरी वर्ल्ड A.N को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात की चाहत, खुलूस और इश्क व मोहब्बत की एक सच्ची कहानी। दरिया के पार की आबादी में एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें वो लड़का दूसरे बच्चों के साथ कुरान पाक पढ़ने आया करता था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का जिन है। तमाम बच्चों में शारदी नाम की एक लड़की भी कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। एक दिन पेश इमाम साहब ने उस लड़की से पूछ ही लिया, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से बिला नाका मस्जिद में आते हो? पेश इमाम साहब, सामने पहाड़ की दूसरी तरफ एक गांव है, मैं वहीं से आता हूँ। आप कुरान पाक बहुत ही खुश अलहानी से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपके पास रोज़ाना आता हूँ। इससे आगे पेश इमाम साहब कुछ ना पूछ सके या पूछने की ज़रूरत ही महसूस ना की। तकरीबन 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। 2 साल में एक दिन भी नागा नहीं था। उधर शारदी भी बराबर मस्जिद में आकर कुरान पाक की तालीम हासिल करती रही। इसी दौरान वो जिनज़ादा शारदी पर आशिक हो गया। आशिक क्यों न होता, शारदी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। दोनों ही नौजवानी की दहलीज पर थे। यहाँ तक कि उस लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया और शारदी ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, और फिर उसने मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने के लिए आना छोड़ दिया। लेकिन वो जिनज़ादा कुरान हिफ्ज़ करने के लिए बिला नाका मस्जिद में आता रहा। एक दिन पेश इमाम साहब बच्चों को सबक दे रहे थे कि वो लड़का मस्जिद के अंदरूनी कमरे में गया और फिर वापस नहीं आया। पेश इमाम साहब उसको देखने के लिए कमरे के अंदर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। इस तरह कई बार हुआ तो पेश इमाम साहब को कुछ शक होने लगा। शक वाली बात थी कि अंदर जाता लेकिन बाहर किधर से जाता है, जबकि बाहर निकलने का एक ही दरवाज़ा था। इसी तरह वो लड़का दोपहर के वक़्त आया, इसी तरह कमरे के अंदर दाखिल हो गया। पहले की निस्बत अब उसका जिस्म भारी और चेहरा मुख्तलिफ लग रहा था। पेश इमाम साहब उसके पास गए, लेकिन वो पहले ही गायब हो चुका था। फिर वो शाम मगरिब के वक़्त आया और वज़ू किया और नमाज की तैयारी शुरू कर दी। पेश इमाम साहब उस पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब नमाज से फारिग हुए तो पेश इमाम साहब की पहली नज़र उसी लड़की को ही तलाश कर रही थी, मगर नाकाम रही। उठकर बाहर गए मगर लड़का नज़र ना आया। पेश इमाम साहब का शक अब यकीन में बदल गया कि हो न हो वो ज़रूर कोई और मखलूक है। इसके बाद किसी ने भी उसे नमाज पढ़ते नहीं देखा। फिर वो लड़का पेश इमाम साहब को 1 माह तक नज़र नहीं आया। उधर शारदी अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई तकरीबन उम्र के 17वें साल को पहुंच गई थी। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो उसे वहां वही लड़का मिला जो मस्जिद में कुरान पाक पढ़ा करता था। उसे देखकर शारदी घबरा गई। वो नौजवान उसकी तरफ आ रहा था। अब वहां से शारदी अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई। वहां भी वो आ गया। शारदी ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ ली तो यकदम बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलना शुरू हो गई। शारदी की बकरियां शारदी से जुदा हो गई। फिर वो लड़का शारदी के करीब आया और कहा, शारदी क्यों परेशान हो तुम? शारदी ने कहा, मेरी बकरियां तेज आंधी में न जाने कहाँ चली गई है, ऊपर से शाम भी होने वाली है। ये सुनकर लड़का बोला, शारदी तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां तलाश करते हैं। शारदी ना चाहती हुई भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक शारदी क्या देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर आ गई और उसकी बकरियां भी वही मौजूद है। ना कोई आंधी है ना कोई बारिश है। शारदी कहने लगी, शाम होने वाली है, मैं बकरियां लेकर घर जाती हूँ। जब वो वहाँ से निकलने लगी तो फिर तेज हवा चलने लगी, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। फिर हवा थम गई और जब शारदी ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो घर के दरवाजे के करीब थी। शारदी ने घर में बकरियां बांधकर खाना वगैरह खाया और अपने कमरे में चली गई तो कमरे में अजीब धुंधिया रोशनी फैली हुई थी।
इस तरह जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये देखकर शारदी ने घबरा कर अपनी माँ को आवाज दी, अम्मी जान, मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? माँ कहने लगी, रोशनी? तुम क्या कह रही हो? जब उसकी माँ शारदी के कमरे में आई तो वो रोशनी गायब थी। शारदी, तुम्हें क्या हो गया है? किधर है रोशनी? बल्कि यहाँ तो चिराग जल रहा है जो रोजाना जलता है। फिर शारदी कुछ घबराने लगी कि कुछ बात जरूर है। फिर काफी दिन गुजर गए। शारदी बकरियां लेकर जाती और वो लड़का बिलनागा शारदी से मिलता रहा। एक दिन शारदी अपनी बकरियां लेकर घर की तरफ आ रही थी कि बारिश जोरों की होने लगी। तमाम बकरियां बारिश से भीग गई, मगर शारदी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगे। अब शारदी घर में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान और परेशान रह गई कि उसके कपड़े तो खुश्क है, आखिर इसकी क्या वजह है? किसी से भी शारदी ने इस बात का इजहार नहीं किया। जब वो कमरे में गई तो मामूल के मुताबिक दूध या रोशनी थी, और आज तो शारदी के कमरे में बहुत उम्दा किस्म की खुशबू भी आ रही थी। जब उसने एक कोने में नजर दौड़ाई तो लकड़ी के टेबल पर बेहतरीन मजेदार गरम गरम खाना रखा हुआ था। ये देखकर शारदी फौरन माँ के कमरे में गई और माँ से कहने लगी, अम्मी जान, मेरे कमरे में गरम गरम खाना किसने रखा है? माँ बोली, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे कमरे से आई हूँ, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जब शारदी के माँ बाप शारदी के कमरे में खाना देखने की गरज से गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लिहाजा शारदी की माँ से बाप बोला, अब शारदी की शादी कर देनी चाहिए। शारदी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, माँ बाप की आंखों का तारा थी। माँ बोलने लगी, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमारी बच्ची की उम्र ही क्या है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि इतनी जल्दी अपनी बेटी पर जिम्मेदारियों के पहाड़ को उसके सर पर लाद दूं। खैर, शारदी के बाप ने उसकी माँ को समझाया कि आजकल शारदी का जहन हवाओं में उड़ने लगा है, और फिर उसने बात अधूरी छोड़ दी। दरमियान में शारदी की माँ बोली, ये बात तो दुरुस्त है, अब शारदी के हाथ पीले कर देने चाहिए। शारदी का रिश्ता शारदी के कज़न से तय हो गया। उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के 4 रोज पहले शारदी की सख्त तबीयत खराब हो गई। उसको करीबी डॉक्टर से चेक कराया गया। डॉक्टर ने दवा दी, मगर शारदी को कुछ फर्क नहीं आया। अब बारात आने में सिर्फ एक दिन बाकी था और शारदी के माँ बाप बहुत फिक्रमंद थे कि शारदी की तबीयत इस काबिल नहीं कि उसकी शादी कर दी जाए, बल्कि वो तो ज्यादा बीमार हो गई है। शादी की हालत देखकर ऐसे लगता था जैसे वो कई महीनों की बीमार हो। सुबह बारात आनी थी और शारदी अपनी माँ की गोद में सर रखकर नींद की गुनूदगी में थी कि उसको अचानक ऐसे लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा हो। लिहाजा शारदी अपनी माँ से मुखातिब हुई, अम्मी सुन रही हो? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बेटी सो जाओ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेहत की खराबी की वजह से और कमज़ोरी की वजह से तुम्हें शायद वहम हो रहा है। शाम के वक़्त शारदी अपनी माँ से बोली, अम्मी एक गिलास पानी पिलाओ। ये सुनते ही माँ पानी लेने चली गई। जैसे ही माँ गई तो फौरन एक खूबसूरत लड़का हाथ में गिलास लिए शारदी से मुखातिब हुआ, ये लो पानी पी लो। कमरे में अचानक उस नौजवान को देखकर शारदी तो घबरा गई और खड़ी हो गई। तुम कौन हो? घबराओ मत, पहले पानी पी लो, फिर बताता हूँ कि कौन हूँ मैं। घर में और भी काफ़ी मेहमान थे। सब ये देखकर हैरान हो रहे थे कि शारदी किससे बातें कर रही है, जबकि बज़ाहिर किसी को भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में शारदी की माँ पानी लेकर आ गई और बोली, शारदी पुत्र, तुझे हो क्या गया है? माँ, ये कौन है? इसे कहो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लग रहा है। तू किससे बातें कर रही है बेटी? मेरी तरफ देखो और ये पानी पी लो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। शारदी ने अपनी ज़ुबान से भूख का लफ्ज़ अदा ही किया था कि वो नौजवान गरम गरम खाना लेकर उसके सामने हाजिर हो गया और बोला, शारदी खाना खा लो। शारदी बहुत घबरा गई कि आखिर ये है कौन। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। शारदी उससे काफ़ी घबराई बातें कर रही थी
और पास बैठे शारदी के माँ बाप और दीगर मेहमान बहुत परेशान हो रहे थे कि शारदी किससे और कैसी कैसी बातें कर रही है। एकदम ही शारदी बोली, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तमाम अफराद उसके पास से उठकर चले गए तो वो नौजवान इंसानी शक्ल में शारदी के सामने खड़ा था। उसे देखकर शारदी डर गई और उठकर भागने लगी कि फिर ना जाने शारदी को क्या हुआ कि फौरन ही अपनी जगह पर बैठ गई। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या? मुझसे मोहब्बत? मेरी तो कल बारात आने वाली है, तो क्या बारात को वापस करा दूँ? वो नौजवान बोला। पर आखिर तुम हो कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही अजनबी नौजवान हूँ जो तुम्हारे साथ मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आया करता था। तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी और उस वक्त से ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे कमरे में खुशबू भी मैंने फैलाई थी, तुम्हारे कमरे में गरम गरम खाना भी मैंने ही रखा था। नौजवान की बातें सुनकर शारदी गुमसुम सोचों में डूब गई। क्या सोच रही हो शारदी? मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी भला तुमसे कैसे हो सकती है। अब इस वक्त शारदी बिल्कुल तंदुरुस्त, तवाना और ऐसे पुरसुकून थी जैसे उसे कोई बीमारी ही ना हो। ये सब कुछ उसी जिन लड़की का किया कराया था। इतने में फजर की अजान का वक्त हो गया और वो शारदी से अगली मुलाकात का कहकर गायब हो गया। वो बहुत हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ ने आते ही शारदी से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी। फिर उसने अपनी माँ से सब कुछ साफ साफ बयान कर दिया कि मालूम नहीं वो कौन नौजवान है, मुझे तो वो कोई और ही मखलूक लगता है। कह रहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शारदी की माँ ये सुनकर बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। घर के दिगर अफराद नींद से बेदार हो गए। घर में गहमा गहमी नजर आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त आ पहुंचा। 1 घंटे बाद बारात आ गई। काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब अपनी जगह पर आकर बैठ गए तो चंद लोग उस पालकी की तरफ बढ़े जिसमें दूल्हा मौजूद था। मगर ये क्या, पालकी तो खाली पड़ी थी, यानी पालकी में दूल्हा मौजूद ही नहीं था। सारे बाराती और गांव वाले हैरान और परेशान थे कि दूल्हा आखिर कहाँ चला गया। चप्पा चप्पा छान मारा मगर दूल्हा गायब था। जब ये खबर शारदी को मिली तो वो घबराने लगी और समझ गई कि ये सब कुछ उसी जिन लड़के का किया धरा है। उधर तमाम खाना जो बारातियों के लिए पकाया गया था वो सब का सब देख से गायब हो चुका था। अब मज़ीद हैरानी बढ़ गई। लोग सहमे हुए थे और फिर इस तगवतों में शाम हो गई। दूल्हा ना मिला तो बारात वाले मायूस होकर वापस अपने गांव चले गए। जब सारे बाराती और घर वाले रोते पीटते घर में दाखिल हुए तो देखा कि दूल्हा मियाँ अपने घर में सोए हुए थे और ये देखकर सबके सब घबरा गए। फिर जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे और यहाँ कैसे पहुँच गए, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, हमारी बहुत बेइज्जती करवाई, और अगर ये शादी तुम्हें मंजूर ना थी तो पहले बता देते। दूल्हा अब होश में आ चुका था। उसने बताया कि मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने मुझे बहुत आराम से उठाकर यहाँ लाकर छोड़ दिया और फिर मैंने गायबाना आवाज़ सुनी कि उस लड़की से अगर तुमने शादी की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, वो सिर्फ मेरी है। फिर इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और अभी जब आप लोग आए हैं तो मुझे होश वापस आया। उधर शारदी के घर वाले बहुत परेशान थे कि ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। जब बारात वापस चली गई तो वो जिन लड़का इंसानी शक्ल में शारदी के कमरे में आया और मुबारकबाद दी। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अब शारदी के दिल से उस नौजवान का खौफ और डर निकल चुका था। उसने सोचा कि अब इसके साथ नरमी बरती जाए तो ठीक रहेगा। शारदी ने उससे मोहब्बत से पूछा, तुम कौन हो?
اور تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دراصل وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، اس لیے اس سے طریقے اور اخلاق سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ جن کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شاردی نے اپنی عقل مندی سے اس سے سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی شاردی سے ملتا تھا، شاردی ایک بات ضرور نوٹ کرتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک رہتی ہے۔ اس طرح شاردی نے اس سے کافی سوالات پوچھے۔ ایک دن شاردی کا باپ کمرے میں آیا تو وہ لڑکا فوراً غائب ہو گیا۔ وہ اس وقت اس سے باتیں ہی کر رہی تھی۔ بیٹی، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ ابا، میں اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کدھر بیٹا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ ابا جی، یہ کڑے ہیں۔ بیٹی، پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خیر چھوڑو، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہے، تمہاری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ اتنے میں شاردی کی ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ باپ بولنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ماں آنسو بہانے لگی اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ اتنے میں وہ جن لڑکا پھر آنے کا کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاردی نے اپنے ماں باپ، خالہ، ماموں اور دیگر لوگوں سے تفصیل سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے، پر معلوم نہیں کہ کون ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے یقین ہے کہ وہ کوئی جن ہے جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ یہ سن کر شاردی کے ماموں بولے، اب اگر وہ آئے تو اس سے کہنا کہ میرے ماموں سے پہلے مل لو۔ خیر، رات کا اندھیرا پھیلتے ہی لڑکا دوبارہ آ گیا۔ شاردی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے میرے ماموں سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بولا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کو آواز دی تو اس کے ماموں آ گئے۔ وہ لڑکا کمرے میں انسانی شکل میں موجود تھا۔ تم شاردی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، میں شاردی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ عشق کرتا ہوں، شاردی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم شاردی سے واقعی محبت کرتے ہو اور شاردی کی خواہش مند ہو تو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے، اگر تم کو ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور نہ ہی تم اسے تنگ کرو گے۔ مجھے ایک نہیں، آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ جن زادی کی ہمت و حوصلے کو دیکھتے ہوئے ماموں بولے، تم کو ایک رات میں میری بھانجی کے لیے ایک خوبصورت قلعہ تعمیر کرنا ہوگا۔ اگر تم اذان فجر سے پہلے قلعہ تعمیر نہ کر سکے تو دوبارہ شاردی سے شادی کی ضد نہیں کرو گے اور شرط ہار جاؤ گے۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اگر میں یہ شرط ہار گیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں شاردی سے بالکل رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کی دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ شاردی کے ماموں سے یہ الفاظ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ شاردی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے ماموں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر یہ شرط جیت گیا تو پھر آپ کو اپنی شرط ماننی پڑے گی، پھر کیا ہوگا؟ شاردی کا ماموں بہت سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس نے کہا، تم بے فکر رہو، میں جانوں اور میرا کام، اللہ کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکالے گا۔ جب رات کا اندھیرا ہر سو مسلط ہو گیا، رات کے 8 بج چکے تھے اور قلعے کے تعمیر کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دیکھنے والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ قلعے کی تعمیر بدستور ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر اور ساری چیزیں اس جگہ رکھی تھی، مگر تعمیر کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ راہگیر بھی حیران اور پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ قلعے کی تعمیر جاری تھی کہ اچانک شاردی کے ماموں کو خیال آیا۔ جب اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 4 بج چکے تھے، مگر قلعے کی تعمیر زور و شور سے جاری تھی۔ شاردی کا ماموں فوراً مسجد میں گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اب میں تھوڑی دیر بعد شرط ہار جاؤں گا، اور یہ سوچ کر شاردی کا ماموں بہت پریشان ہوا۔ خیر، اس نے فوراً وضو کیا اور لاؤڈ سپیکر میں اذان فجر دے دی۔
اذان کا سننا تھا کہ تمام جن جس حال میں اور جہاں جہاں کام کر رہے تھے وہیں پر کام چھوڑا اور سب کے سب وہاں سے غائب ہو کر چلے گئے۔ ادھر جب پیش امام صاحب نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو کہا کس نامعقول نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی۔ اب پیش امام صاحب کو سب کچھ معلوم ہو گیا۔ انہوں نے وضو کیا اور وقت مقررہ پر اذان دی۔ پیش امام صاحب بھی عقل مند انسان تھے۔ خیر صبح کا اجالا جب ہر سو پھیل گیا تو وہ خوبصورت جن لڑکا انسانی شکل میں نامودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شاردی ڈر گئی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا آخری دیدار کرنے آیا ہوں۔ مبارک ہو تم کو، تم شرط جیت گئی ہو اور میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں تمہاری زندگی اور تمہاری دنیا سے بہت دور جا رہا ہوں۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت بھی ہو اور کسی بھی وقت تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے فوراً قلعے والی جگہ پر آ کر آواز دینا، میرا نام لے کر۔ میرا نام حسان ہے۔ میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جب تک تمہاری اولاد اس دنیا میں رہے گی کوئی بھی جن تم لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، اور میں بغیر تمہاری اجازت کے کبھی اس علاقے کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ تمہارا شہر اور قلعہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر جن لڑکا غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمایاں طور پر آنسو نظر آ رہے تھے۔ شاردی نے اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ اور جب یہ تمام باتیں گھر والوں کو معلوم ہوئی تو گھر کے سارے افراد بہت خوش ہوئے۔ چند دن بعد شاردی ڈرتی ڈرتی قلعے کی طرف گئی تو قلعہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ بہت ہی خوبصورت قلعہ اپنی جگہ موجود تھا۔ شاردی سوچنے لگی کہ کاش اگر یہ قلعہ کسی انسان نے میری محبت میں بنایا ہوتا تو کتنا مزہ آتا۔ پورے گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے بے شمار لوگ قلعہ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ قلعہ واقعی مکمل ہو چکا تھا۔ اگر کمی رہ گئی تھی تو صرف اور صرف قلعے کی چھت کی، جو کہ مکمل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری بات یہ قلعہ اتنی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا کہ جو ایک دفعہ قلعے کو دیکھ لیتا اسے حیران کی لازمی ہوتی، کیونکہ بنانے والوں نے بنایا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی 4 دیواریں تھیں اور ان دیواروں میں 4 بڑے بڑے پتھر استعمال ہوئے تھے۔ نقش و نگار بہت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ نامعلوم اتنے اچھے اور خوبصورت پتھر کہاں سے تلاش کر کے لائے گئے تھے۔ یہ خوبصورت اور لاجواب قلعہ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ کوئی کمی واقع ہوئی۔ جہاں جہاں اور جیسے جیسے پتھر رکھے گئے تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قلعہ ایک جن زادے نے ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو کر تعمیر کیا تھا۔ اگر یہ حقیقت سننے والوں کو کوئی شک ہو تو وہ یہ قلعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی نیلم میں واقع ہے۔